एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एमबाइब। और हम वापस आ गए आपके लिए एक नया सेशन लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑलरेडी हम पढ़ना चालू कर चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मॉडर्न एम्पायर टूटेगा और टूटने के बाद से कुछ फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेड करेंगे, जिसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ। इसके बाद से वन बाय वन शक, पार्थियन और कुषाण इन्वेड करेंगे और आकर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रूल करेंगे। तो आज हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हैं जल्दी से एक बार चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और जितना ज्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे। लास्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद से बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये वाला पार्ट जिसको हमने बोला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट जिसको हमने बोला सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट, ओके। यहाँ पर मौर्यंस के जाने के बाद हमें कौन दिखाई दिए 185 बीसी में, जिन्हें हमने बोला क्या, शुंग डायनेस्टी के रूलर रूल करते हुए दिखाई देंगे। अभी हमने इसे होल्ड पे डाला है, ये हम नहीं पढ़ रहे। इनके पैरेलली नॉर्थ वेस्ट में कौन रूल कर रहे थे, 180 बीसी के आसपास फॉरेन इन्वेडर्स आए। सबसे पहले जिस फॉरेन इन्वेडर्स ने इन्वेड किया, जो फॉरेन सक्सेसर हुए, उनका क्या नाम था, इंडो ग्रीक। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ग्रीक्स या यूनानी लोग आकर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 250 से 300 साल रूल करते हैं। अराउंड 200 बीसी या 180 बीसी के आसपास आते हैं और 100 एडी तक रूल करते हैं, ऐसा हमें पता लगता है, ओके। और ये जो इंडो ग्रीक्स थे, इनके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि पहली बार यूनानियों से भारत के संबंध नहीं बन रहे थे, बल्कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था उस समय भी यूनानी लोग भारत में आके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसे थे। और अलेक्जेंडर का ही एक राजदूत या अलेक्जेंडर का ही गवर्नर था एक, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसने यहाँ पर सेल्यूसिड एम्पायर बनाया था। तो ग्रीक्स लोग क्या पहली बार 180 बीसी में आए? नहीं, इसके पहले भी आ चुके थे। लगभग 326-25 के आसपास ग्रीक्स लोगों ने यहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर बनाया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, ओके। इंडो ग्रीक्स के बाद जो अगले हमें दिखाई देंगे, इनका नाम क्या हो जाएगा, शक। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से शक भारत में आके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस करेंगे। पहले वो इनके साथ वॉर लड़ेंगे, कई बार वो हार जाते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती और फाइनली वो इनको सक्सीड करके इस पूरे रीजन पे कंट्रोल कर लेते हैं। शकों के बाद हम पढ़ेंगे पार्थियंस। पार्थियंस का बहुत छोटा सा एम्पायर और काफी कम समय के लिए होता है। मोस्ट पावरफुल जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनका नाम होता है कुषाण। और कुषाणों ने सबसे ज्यादा बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। साथ ही साथ इसने सिल्क रोड को, जो सिल्क रूट बोलते हैं आज आप, चाइना का जो इनिशिएटिव है वो इसी से रिलेटेड है। तो इस सिल्क रूट तक पर भी उसने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। तो यही अभी हम लेकर चलने वाले हैं। नेटिव सक्सेसर्स को अभी हम होल्ड पर डाल रहे हैं। पैरेलली दोनों रूल करेंगे, इधर फॉरेनर्स और इधर नेटिव। तो हमने इंडो ग्रीक्स पढ़ लिया है। इंडो ग्रीक के पैरेलली यहाँ पर शुंग रूल कर रहे थे, ये आप देख भी सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसको होल्ड पे डाला है। इंडो ग्रीक के बाद नेक्स्ट आते हैं और अगला क्या है, शकाज। तो आज हम शकों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं और उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। शकाज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शक कहते हैं, इंग्लिश में शकाज भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और भी इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें इंडो सीथियन भी कहा जाता है। तो होता क्या है, किस तरह से ये इंडिया में इन्वेड करेंगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक फ्रॉम वेरियस इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। तो बोल रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे लगातार कॉन्टिन्यूअस अटैक होते हुए दिखाई देते हैं, यानी वन बाय वन। अब पता है कि यहाँ पे कोई एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूलर रूल नहीं कर रहा है, तो वन बाय वन अटैक्स हुए। उन्हीं अटैक्स में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए और फिर आते हैं शक। यही बताना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, द इंडो ग्रीक्स रूल लास्टेड फ्रॉम अबाउट 180 बीसी टिल अबाउट 55 बीसी, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कैसे, तो कुछ किताबों में लिखा है कि 180 से चालू हुआ, 55 बीसी तक गया है। कहीं कहीं ये लिखा है कि इन्होंने 10 एडी तक रूल किया, कहीं कहीं पे लिखा है 10 एडी के बाद भी रूल किया। तो एग्जैक्टली जो इनका पूरा एम्पायर था ना इंडो ग्रीक्स का, ये वाला जो पूरा एम्पायर था, ये तो हमें मोटा मोटा लगभग 200 साल तक दिखाई देता है, सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के
स्टार्टिंग तक। ओके, लेकिन कहीं कहीं पे शकों के आने के बाद भी कहीं कहीं पर इनका रूल चल रहा था। तो इस हिसाब से आपको डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि 180 बीसी से 55 बीसी या 10 एडी तक इंडो ग्रीक्स ने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रूल किया, और ये था इंडो ग्रीक्स का रीजन। ये आप याद रखेंगे, ये था इंडो ग्रीक का रीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द शकाज, ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग शकाज, मतलब कहीं कहीं पे इंग्लिश में SAKA और कहीं कहीं पे SHAKA भी लिखा रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक में इस तरह से लिखा है, आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्सो नोन एज इंडोसीथियन, जैसे आपने यवन या ग्रीक के लोगों को क्या कहा, इंडो ग्रीक्स, ऐसे ही जो शक भारत के इस क्षेत्र में आए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आकर बस गए, इनको इंडोसीथियन कहा गया। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, कहां से, वेस्टर्न यूरोप से, और सेंट्रल एशिया से मूव करते हुए कौन आते हैं, शकास, जिसे इंडोसीथियन कहा गया। ओके, तो यहां पर यही बोल रहा है कि इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द 1st सेंचुरी BC, यानी जब अभी इंडो ग्रीक रूल कर ही रहे थे उसी समय हमें दिखाई देता है 1st सेंचुरी BC के आसपास ही इनका अटैक भी चालू हो चुका था। और यही रीजन था कि यहाँ से इंडो ग्रीक्स डिक्लाइन होंगे, क्योंकि ये लगातार अटैक कर रहे थे, और 1st सेंचुरी BC के कुछ ही समय बाद इनका कंट्रोल हो जाता है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पैरेलली समझना है। जब हम इंडो ग्रीक्स को स्टडी कर रहे थे तब हमने क्या देखा था, यहाँ पर शुंग का रूल था। वहीं पर जब आप शकों का रूल देखते हैं तो यहाँ पर इंडोसीथियन, या जिन्हें शक कह रहे हैं, ये देखो इनका एम्पायर कितना बड़ा था, यानी कि इंडो ग्रीक्स केवल यहाँ तक थे, इंडोसीथियन आगे पहुंच चुके थे। इधर भी ये वेस्टर्न क्षत्रप, गुजरात वाले रीजन को ये अपने कंट्रोल में ले चुके थे। और इंडो ग्रीक्स के पैरेलली इस दक्कन वाले रीजन में हमें किसका एम्पायर दिखाई देता है, सातवाहनों का। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंडो ग्रीक्स के पैरेलली शुंग दिखाई दे रहे थे, शको या इंडोसीथियन के पैरेलली हमें साउथ में दक्कन में कौन दिखाई देते हैं बच्चों, सातवाहन दिखाई देते हैं। और ये हमें 3rd सेंचुरी AD तक रूल करते हुए दिखाई देंगे सातवाहन। इनके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम नेटिव सक्सेसर्स को स्टडी करेंगे। तो ये आपने ओवरऑल जाना कि इंडो ग्रीक को रिप्लेस करके इंडोसीथियन आएंगे, जिन्हें आप शक कह रहे हैं, इनके पैरेलली सातवाहन दक्कन में थे। ओके, अब बेसिकली ये कहाँ के लोग थे, जैसे इंडो ग्रीक्स यूनानी लोग थे, ग्रीस से मूव करके आए थे, वैसे ही ये लोग कहाँ से थे, इनका कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ओरिजिन ऑफ शका एरा, सीथियंस या फिर इन्हें शक कहा जाता था, वर अ ग्रुप ऑफ अ इरानियन नोमेडिक पेस्टोरल ट्राइब। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ईरान के जो खाना बदोशी लोग हुआ करते थे या फिर चरवाहे, पेस्टोरल लाइफ का क्या मतलब होता है, बेसिकली ऐसे लोग जो कि क्या करते थे, जनरली कहीं भी एक जगह रुकते नहीं थे। आपने देखा होगा राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारे चरवाहे लोग होते हैं। पेस्टोरल लाइफ उनकी होती है, क्या एक जगह पर स्टेबल नहीं रहेंगे, वो मौसम के हिसाब से सीजन वाइज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सीजन गर्म है तो उस जगह पर रह रहे हैं, पहाड़ों पे जैसी ठंड आएगी प्लेन में चले जाएंगे, और उनके साथ बहुत सारे जानवर होते हैं और उन जानवरों के हिसाब से वो मूव करते हैं कि जैसे जैसे उनको चारा मिलता है वैसे वैसे जगह पर वो जाते रहते हैं। तो इस तरह का इनका लाइफ होता है, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, एग्रीकल्चर नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जो शक थे ना, ये बेसिकली पेस्टोरल लाइफ जीते थे, खाना बदोशी जीवन जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह चरवाहे के रूप में मूव करते थे। और जो इनका रीजन था बेसिकली वो कहाँ था, ऐसा कहा जाता है ईरान से बिलोंग करते थे। इसके अलावा सेंट्रल एशिया का ये जो कजाकिस्तान वाला रीजन है ना, यहाँ पर भी ये रहते थे। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ पे मत आ जाना, यहाँ पर इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे थे। तो इस पूरे क्षेत्र में ही रहने वाले ये चरवाहे लोग थे। ओके, आगे क्या होता है, कैसे ये भारत की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसा पता लगता है इन द 2nd सेंचुरी BC। ओके, मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, जब इंडिया के इस पार्ट में इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे थे यहाँ पर, उसी समय ये जो सीथियंस थे या ये जो शक थे, इन द 2nd सेंचुरी BC सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब्स एंड ट्राइब्स फ्रॉम द चाइनीज रीजन इन्वेडेड द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कजाकिस्तान, हुज इनहैबिटेंट्स वर सीथियंस। ऐसा कहा जाता है कि जब इंडो ग्रीक भारत में रूल कर रहे थे उस समय ये जो शक लोग थे ना, ये जब चरवाहे की जीवन जी रहे थे, उसी समय ये चाइना से लगता हुआ ये जो बॉर्डर है, यहाँ के कई सारे आदिवासी यानी कि ट्राइब्स ने, इसी तरह सेंट्रल एशिया के भी कुछ और ट्राइब्स ने
इस कजाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र पर अटैक किया जहां पर शक रहते थे। तो जब इनके रीजन पे अटैक किया तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ आ गए, इस वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ओके, यहाँ पर यही बात आपको बोली गई है कि किस तरह से ये अपने मूल रीजन से, अपने ओरिजिन जहां पर इनका हुआ था वहां से मूव करके इधर आते हैं और यहाँ इंडो ग्रीक रूल कर रहे हैं, तभी इनका मूवमेंट चालू हो जाता है 2nd सेंचुरी BC के आसपास। आगे क्या होता है, दिस एनकरेज्ड द सीथियंस टू एडवांस टुवर्ड्स बैक्ट्रिया एंड पार्थिया। आफ्टर डिफीटिंग द पार्थियन किंग दे मूव टुवर्ड इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये यहाँ से मूव करते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, ये इनका ओरिजिन वाला रीजन था, यहाँ से मूव करके ये जाते हैं बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया के किंग को पराजित करते हैं, ये जाते हैं पार्थिया, पार्थिया किंगडम था उसको पराजित करते हैं, और फिर ये यहाँ से इन्हें हराते हराते कहाँ मूव कर जाते हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। आप समझ पा रहे हैं। तो जब इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे थे उस पूरे 200 साल में लगातार ये इनका मूवमेंट चल रहा था, बैक्ट्रिया पार्थिया होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और वहां से ये इंडो ग्रीक से लड़ेंगे 1st सेंचुरी BC में। तो 200 साल तक इनका मूवमेंट चलता है और भारत के उत्तर पश्चिम में उस समय इंडो ग्रीक रूल कर रहे थे। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सीथियंस हु माइग्रेटेड टू इंडिया आर नोन एज इंडो सीथियन। और ऐसे सीथियंस जो यहाँ से माइग्रेट करते हुए बैक्ट्रिया पार्थिया होते हुए इंडिया में आए, उनको किस नाम से जाना गया, उन्हें बोला गया इंडो सीथियंस। ओके, तो इनका ओरिजिन आपने देखा, मूवमेंट का रीजन देखा, किस तरफ से मूव करके आते हैं, बैक्ट्रिया सीथिया से मूव करते हुए कहाँ पहुंच रहे हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और यहाँ आए हुए सीथियंस को ही इंडो सीथियन कहा गया। ओके, द इंडियन किंगडम ऑफ द शका वॉज लार्जर देन द इंडो ग्रीक वंस। यहाँ पर बता रहा है कि जो इंडो ग्रीक्स का किंगडम था ना, जब शक आएंगे उन्हें रिप्लेस करते हुए तो उनका किंगडम और बड़ा होगा। आप देखोगे कि शकों का किंगडम यहाँ तक, यहाँ ये गुजरात वाला पूरा रीजन, ये आप गंगा घाटी वाले क्षेत्र, वहां तक इनका एम्पायर फैल जाता है। यानी कि इंडो ग्रीक के कंपैरिजन जो शक थे या इंडो सीथियन, इनका किंगडम और ज्यादा बड़ा था। ओके, इस तरह से 2 हाथ से निकलते हुए दिखाई देते, इधर भी और इधर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट रूलर्स। ओके, तो हमने सबसे पहले जाना कि किस तरह से शक जो है वो भारत आए, क्या उनका ओरिजिन वाला रीजन था, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद से हमने जाना कि किस तरह से ये भारत मूव करके आते हैं और मूव करके आने के बाद से इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर बनाया। अब हमें नेक्स्ट जानना है कि ये जो शक थे ना, इसके कौन कौन से रूलर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंडो ग्रीक्स के भी लगभग 30 ऐसे राजा थे जिन्होंने रूल किया, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था, जैसे डेमेट्रियस था, है ना, या फिर हमने मिनांडर के बारे में पढ़ा, वो इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह के 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं शकों के, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल आपको वही याद करना है। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट रूलर या महत्वपूर्ण शासक, और ये आप इंडो सीथियन का पूरा एम्पायर देख सकते हो, यहाँ तक ये शक फैलकर रूल करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, इंटरेस्टिंग है कि शकों के बाद पार्थियन आएंगे कुछ समय के लिए और फिर कुषाण आएंगे। कुषाण आके शकों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं। ये पूरे इस जगह पे, इस पूरे रीजन पे कुषाणों का रूल होता है, लेकिन शक फिर भी बने रहेंगे। कहाँ पर बने रहेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं वेस्टर्न क्षत्रप। शक क्षत्रप से अपने आप को दिखाते थे और वेस्टर्न पार्ट में ये रहते थे इंडिया के यहाँ पर, तो इसलिए इस रीजन को कहा जाता था वेस्टर्न क्षत्रप। तो जो शक हमें 1st सेंचुरी BC में आए इंडिया में दिखाई देते हैं, वो सबसे लास्ट तक इंडिया में दिखेंगे। कब तक, जब तक गुप्ताज रूल करेंगे, यानी कि लगभग 550 या 500 के आसपास तक शक हमें दिखाई देते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन इसके पैरेलली कुषाण भी आ गए, क्या बोलते हैं, कुषाणों के बाद से हमें गुप्ता भी दिखाई देते हैं। शक ने अपना केवल लोकेशन बदल लिया और इस छोटे से रीजन पर ये रूल करते हुए दिखाई देंगे। तो भले शक बहुत कम समय तक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाए, लेकिन इस छोटे से रीजन पे ये काफी लंबे समय तक, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक रूल करेंगे। ये ऐसे फॉरेन इन्वेडर थे जिन्होंने इंडिया में सबसे लंबा रूल किया था, इनकी अगर मैं बात करूं पोस्ट मॉडर्न एरा की। ओके, इसलिए मैंने बताया क्योंकि आगे मैं कई बार आपको बोलूंगी, सातवाहन पढ़ाते हुए, गुप्तों के बारे में पढ़ाते हुए, वेस्टर्न क्षत्रप, शकाज, तो आपको ध्यान रखना है ये वही वाले शक हैं, लेकिन इससे रिप्लेस होके यहाँ पर ये सीमित हो जाएंगे। डन। चलो, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स है। सबसे पहले माउज या फिर माऊ या फिर इन्हें मोगा भी कहा जाता था।
इनका रीन कब से कब तक था? 98 टू 60 BC। अब कभी भी ये मत समझ लेना कि ये तो क्लैश कर रहा है, इसी समय इंडो ग्रीक्स भी है, इसी समय शक भी है, डेफिनेटली है, लेकिन इंडो ग्रीक का एक किंगडम था, शक रूलर आए, अटैक किए, छोटे से रीजन को कैप्चर करेंगे वो पहले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आते ही पूरा रिप्लेस कर दिया, इंडो ग्रीक और शक थोड़े थोड़े रीजन में अपना अपना रूल करेंगे। तो माउस ऑल्सो नोन एज मोगा, इन्हें मोग के नाम से भी जाना जाता था। ओके, he ruled over Gandhar, present Pakistan and Afghanistan. He invaded the Indo-Greek territories but unsuccessfully. ऐसा कहा जाता है जब ये मोग आए सबसे पहले इन्होंने ही अटैक करके एक तरह से शकों के एम्पायर की या शकों के किंगडम की नींव रखी थी इंडिया में, उनका फाउंडेशन रखा था। और जब ये आते हैं तो इन्होंने गांधार रीजन, ये रहा आपका इधर गांधार, इस वाले क्षेत्र को सबसे पहले इन्होंने कैप्चर किया। और साथ ही साथ जो इंडो ग्रीक किंगडम था ना, उस पर भी इन्होंने अटैक किया था, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहे, यानी कि ये असफल हो गए थे, ये उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद दिखाई देता है हिज कैपिटल वाज एट सिरकाप, इन्होंने अपनी कैपिटल पंजाब पाकिस्तान से लगता हुआ एक सिरकाप रीजन जो है उसे बनाया था। तो इनिशियली जो शक आए थे वो कहाँ पर लिमिटेड थे? इस गांधार वाले क्षेत्र में, और इस गांधार वाले रीजन पर ही ये रूल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Many coins issued by Mog contain Buddhist and also Hindu symbols. इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि भले ही ये फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आ रहे, ये फॉरेनर्स थे, लेकिन जब भी ये इंडिया में आए तो इन्होंने इंडियन रिलीजन में से काफ़ी कुछ अडॉप्ट किया था। चाहे हमने इंडो ग्रीक्स की बात की थी, इंडो ग्रीक्स ने भी हिंदू देवी देवताओं की आकृति छपवाई थी अपने कॉइन्स में, और इनफैक्ट उन्होंने तो भारत के धर्म को भी अपनाया, जिसमें महत्वपूर्ण धर्म था बौद्ध। तो कई सारे ऐसे इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने अपने आप को किस रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया था? बुद्धिज्म में। इसी तरह जब शक आएंगे तो इन्होंने भी कई सारे ऐसे कॉइन्स इशू किए, जिसमें ये मोक की बात कर रहा है कि इन्होंने कई सारे ऐसे कॉइन इशू किए थे जिसमें बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड हमें सिंबल्स दिखाई देते हैं। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के भी इस तरह के पोर्ट्रे दिखाई देते हैं। कहाँ पर? इनके कॉइन्स पे। द लैंग्वेज यूज्ड इन दीज कॉइन्स वर ग्रीक एंड खरोष्ठी। मैंने आपको मॉरियंस कराते हुए भी बताया था, बेसिकली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो यही थी। लैंग्वेज का मीन्स है कि स्क्रिप्ट फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रही हूँ ये हिंदी है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था ना इंडिया का, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट लोगों को समझ में आती थी वो थी खरोष्ठी, ग्रीक, आरामाइक। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इस समय जो कॉइन्स इशू करे थे मोगन ने, उसमें एक तो हमें हिंदू रिलीजन दिखाई दे रहा था, चाहे हम बात करें बुद्धिज्म की, चाहे हम बात करें हिंदू डाइटीज के सिंबल्स की। इसके अलावा ये भी पता लगता है कि इन कॉइन्स में जिस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो स्क्रिप्ट बेसिकली क्या थी? वो थी आपकी खरोष्ठी और आरामाइक। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चेस्ताना, ये एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। चेस्ताना की अगर मैं बात करूं, इनका रीन था 78 एडी से लेकर 130 एडी, यानी कि अब ये ईस्वी में आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने मोक के बारे में पढ़ा और फिर इंपॉर्टेंट रूलर थे चेस्ताना। ही वॉज अ शका रूलर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर उज्जैन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि शक जो है उन्होंने अपना किंगडम काफी आगे तक एक्सपांड किया और ये पहुंच जाते हैं इस गुजरात और इसके आसपास के क्षेत्र में। और इस रीजन में जिस शक रूलर ने रूल किया था उसका क्या नाम था? चेस्ताना। वेस्टर्न क्षत्रप कहा जाता था। शक अपने आप को क्षत्रप से इंडिकेट करते थे और इस वेस्टर्न पार्ट पे रूल करने की वजह से इस रीजन को वेस्टर्न क्षत्रप कहा गया। ओके, तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि वेस्टर्न क्षत्रप पे रूल करने वाले जो पहले किंग हुए उसका क्या नाम था? चेस्ताना नाम था। ओके, ये पूरा रीजन भी था, लेकिन आगे चल के कुषाण आ जाएंगे 1st सेंचुरी एडी में और वो यहाँ से इन्हें रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इनका रूल बना रहेगा। ओके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्र पे चेस्ताना ने रूल किया था। नेक्स्ट, द शका एरा इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ हिज असैसिनेशन टू पावर इन 78 एडी। ऐसा कहा जाता है कि शक युग 78 ईस्वी में उनके सत्ता के समय से शुरू माना जाता है। आपने सुना भी होगा ना, शका एरा कब से माना जाता है? 78 एडी से। तो बोल रहा है कि यहीं से हम शका एरा की शुरुआत मानते हैं। आगे बोल रहा है टॉलेमी मेंशंस हिम, टॉलेमी ने इनका जिक्र किया है और इनके लिए जो टॉलेमी ने नाम यूज किया था ना, वो नाम क्या है?
तियास्थनीज, ओके, तो आप अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन कर देंगे, या टेस्टेंस के नाम से जिक्र किया। अब देखो कई बार आपको कई सारे ऐसे रूलर्स इंडिया में दिखाई देते हैं जिसका कहीं और किसी और बुक में कुछ और नाम होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उनकी स्टोरी और इनकी स्टोरी को कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली एक ही पर्सन के लिए ये दो नाम यूज किया है। तो यहाँ पर बता रहा है कि चिस्ताना के बारे में टॉलेमी ने भी बताया है, लेकिन वो जब इनके बारे में बात करते हैं तो उन्होंने इनके लिए क्या टर्म यूज किया है, तियास्थनीज, इस नाम से वो इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, अगले आ जाते हैं रुद्र दमन फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है ये शकों के। तो शकों के आपको ये 3 रूलर्स ही याद रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन प्रथम। कई बार आपने इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे होंगे एग्जाम में। बेसिकली इनका रीन कौन सा था, 130 टू 150 एडी, समझ में आ रहा है, ईस्वी में आ गए, तो 130 से 150 ईस्वी। अब जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास मिलूंगी नेक्स्ट वीक में, तो मैं आपको पढ़ा रही होंगी उस समय पे क्या, कुषाण। जब हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मैं बोलूंगी कि कुषाण आ चुके 1st सेंचुरी एडी में, ये मैं आपको बताऊंगी। और आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि भाई 1st सेंचुरी एडी यानी 100वीं ईस्वी के आसपास कुषाण आ चुके, यहाँ पर रूल कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडोसीथियन है, जो शक है, जो इनके पहले आए थे, अभी तक उसके राजा रूल कर ही रहे हैं 130 से 150 एडी में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ वेस्ट में जब शक रूल कर ही रहे तो कुषाण कहाँ से आ गए। कुषाण आएंगे, लेकिन कुषाण नॉर्थ वेस्ट के इस पार्ट पे रूल करेंगे। ये जो शक है ना, ये लिमिटेड हो जाएंगे कहाँ तक, वेस्टर्न क्षत्रप पे। तो यहाँ पर रुद्र दमन फर्स्ट जो है ये रूल तो करता है एज अ शक रूलर, लेकिन ये रूल कहाँ पर करता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे नहीं, वहां पे कुषाण आ जाएंगे, बल्कि इस वेस्टर्न क्षत्रप वाले रीजन पर रूल करेगा। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रूलिंग टाइम पीरियड, ये इसकी पिक्चर है जो हमें कॉइन से मिलती है, तो यही है आपका रुद्र दमन फर्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चिस्ताना, ये ग्रैंडसन था, चिस्ताना का पोता था। हिज किंगडम इंक्लूडेड कोंकण, नर्मदा वैली, काठियावाड़, अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। हमें पता लगता है कि जो इसका रीजन है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, साउथ की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं, प्रॉपर साउथ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इधर की तरफ मूव करता है। चाहे हम बात करें कोंकण रीजन की, नर्मदा रीजन की, मालवा रीजन की, ये वाला इसका रीजन था जहां पर ये रूल कर रहा था, इसके किंगडम में इंक्लूड था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ही कंडक्टेड द रिपेयर वर्क ऑफ द सुदर्शन लेक एट काठियावाड़, ये बहुत फेमस है। सुदर्शन लेक यहाँ पर हमें दिखाई देता है गुजरात के काठियावाड़ में, और ये एक ऐसा रूलर था जिसने सुदर्शन लेक का रिपेयर कराया था, मतलब इसकी मरम्मत कराई थी सुदर्शन झील की। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही मैरिड अ हिंदू वुमेन एंड हैड कन्वर्टेड द हिंदुइज्म, इसने एक हिंदू महिला से विवाह किया और खुद हिंदू धर्म में धर्मांतरित भी हो गया। और देखो आप कभी ऐसा मत समझना कि इनका प्यार बहुत ज्यादा था, बेसिकली जब भी राजा कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे तो उसके पीछे बहुत बड़ा हिडन एजेंडा होता था जो हमें समझ नहीं आता था। तो उस समय मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाना बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी माना जाता था कि भाई वैवाहिक संबंध बनाओ। जब आप वैवाहिक संबंध किसी से बना रहे राजा, और वो वुमेन का संबंध किसी किंगडम से है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की वो सिंपैथी ले रहा है, उन लोगों को अपने आप से मिला ले रहा है और अपनी सिचुएशन को और स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। तो इस तरह की चीजें हमें कई बार दिखाई देती थी एंशिएंट टाइम पीरियड में, कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना के अपनी स्थिति को मजबूत करना, जो कि हमें इसके टाइम पीरियड में भी दिखता है। ही टुक अप द टाइटल ऑफ महाक्षत्रपा, इसने एक टाइटल लिया था, उस टाइटल का नाम था महाक्षत्रप आफ्टर बिकमिंग किंग, राजा बनने के बाद। और बेसिकली शक जो थे वो अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे, तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही मेंटेन मैरिटल रिलेशनशिप, मैंने अभी आपको बोला कि ये जो हिंदू महिला से विवाह, इसमें प्रेम नहीं बल्कि इसमें इनका एक मैट्रिमोनियल अलायंस था कि किस तरह से हम अपने वैवाहिक संबंध बना के स्थिति को मजबूत करें। तो जब ये वेस्टर्न क्षत्रप पे यानी इस वाले पार्ट पे रूल कर रहा था ना, तो यहाँ पर हमें दिखाई देते कुषाण थे, यहाँ हमें दिखाई देते हैं सातवाहन, और सातवाहनों के बाद हमें गुप्ता भी दिखाई देते हैं। कुषाणों को रिप्लेस करके इस पूरे रीजन पे गुप्ताज आ जाएंगे। तो एक तरफ इधर है कुषाण, ठीक है, एक तरफ इधर आ जाएंगे हमारे सातवाहन। आगे चल के सातवाहनों को रिप्लेस करते हुए कौन आएंगे, गुप्ताज आएंगे। और ये तीनों के ही टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन इन तीनों के ही टाइम पीरियड में इस जगह पर यही रूल करते हैं वेस्टर्न क्षत्रप जो होते हैं या शक होते हैं, इन्होंने रूल किया। तो अपने आप को इन तीनों से कैसे बचाना है, अपनी स्थिति कैसे मजबूत करनी, वही बता रहा है। ही मेंटेन मैरिटल रिलेशनशिप्स विद द
सातवाहना। यहाँ पर जो सातवाहन थे ना, उसके साथ इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध बनाए। ऐसा नहीं था कि ये जो शक थे ये सातवाहनों से लड़ाई नहीं करते थे। कई बार ऐसा होता था कि शक और सातवाहनों के बीच में वॉर हुआ करते थे, लेकिन ऐसा भी था कि वैवाहिक संबंध भी थे, तो इनके बीच में बेटी का लेना देना चलता था। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी वॉज हिज सन इन लॉ, यानी कि हमें पता लगता है कि इन्होंने अपनी बेटी दी थी वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को, और वो उनके क्या बन जाते हैं, दामाद बन जाते हैं। बट ही ऑल्सो फॉट न्यूमरस वॉर्स विद देम, और साथ ही साथ इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो इस तरह की चीजें थी, मतलब वैवाहिक संबंध भी बनाते थे, वॉर्स भी चलते थे, ये कॉन्टिन्यूअस चीजें दिखाई देती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रुद्रदमन फर्स्ट के बारे में जो हमें दिखाई देता है, ही सपोर्टेड संस्कृत लिटरेचर एंड कल्चरल आर्ट्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ज्यादातर बुद्धिज्म को ही सपोर्ट कर रहे थे, जो भी फॉरेन इन्वेडर्स थे। आपने देखा कि शकास जो थे वो भी कई सारे बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड सिंबल्स को इंडिकेट करते हैं कॉइन्स में, लेकिन हमें पता लगता है कि इन्होंने संस्कृत साहित्य और सांस्कृतिक कलाओं का काफी ज्यादा समर्थन किया। मतलब संस्कृत लिटरेचर जो काफी दब चुका था। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि मौर्यंस के टाइम पीरियड से लेकर लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी तक तो आपको संस्कृत बिल्कुल गायब होते हुए दिखाई देता है। वो वापस से रिवाइव होगा फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद, और गुप्तों के टाइम, सातवाहनों के टाइम पर तो बहुत ही पीक पर पहुंच जाएगा संस्कृत। तो ये यही बोल रहा है कि इनके टाइम पीरियड में, यानी रुद्रदमन फर्स्ट ने काफी संस्कृत को एक तरह से संरक्षण दिया। ही ऑल्सो इशूड द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, मतलब पहली बार संस्कृत में जो सबसे लंबा शिलालेख था वो किसके द्वारा इशू किया था, रुद्रदमन फर्स्ट के द्वारा। यानी कि जो इंस्क्रिप्शन मौर्य किंग अशोक इशू करता था, इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या, जैसे रॉक इंस्क्रिप्शन थे, क्या बोलते हैं, पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं थी, उस पर वो लिखवाते थे। तो वो जो लिखा जा रहा था, मैंने आपको बोला था कौन कौन सी स्क्रिप्ट में था। इंडिया के नदन पार्ट में ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खरोष्ठी अरामाइक स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन संस्कृत स्क्रिप्ट में वो कुछ नहीं लिखवा रहे। यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये पहले ऐसे रूलर हुए थे जिन्होंने संस्कृत में सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन लिखा था। तो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो याद रखना है। रुद्रदमन फर्स्ट का किससे संबंधित है, ये शकों से संबंधित है। वेस्टर्न क्षत्रप पे रूल करते थे। क्या क्या देखा, सुदर्शन लेक की मरम्मत कराई, सातवाहनों के साथ अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाए, और साथ ही साथ हमें पता लगता है कि इन्होंने संस्कृत को संरक्षण दिया, और इस तरह के संस्कृत में शिलालेख जो है, सबसे बड़ा शिलालेख संस्कृत का इनके द्वारा लाया गया। अब भाई इतना समय शकों ने रूल किया, हमें दिखाई देता है। इनफैक्ट ये चीज हमेशा याद रखना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, आगे के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, लेकिन शक रह जाएंगे। भले मैं बोलूंगी कि पार्थियंस आ गए, कुषाण आ गए, सातवाहन आ गए, गुप्ताज आ गए, लेकिन शक फिर भी बने रहेंगे। शक 500 एडी तक बने रहेंगे। ये रीजन ना शकों ने घेर लिया था। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में जब मैं शकों का जिक्र करूंगी, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई वो तो चले गए थे, यहां से चले जाएंगे, यहां रह जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते। डिक्लाइन ऑफ शकाज, ऐसा क्या रीजन था कि भाई इतना अच्छा खासा इनका रूल चल रहा था, फिर इनका डिक्लाइन हो जाता है, इनका पतन हो जाता है। द शका एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर देयर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द सातवाहन एम्परर गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऐसा कहा जाता है कि इनका डिक्लाइन या इनका पतन चालू हुआ सातवाहनों के साथ, जब इनका एक बहुत फेमस वॉर हुआ। सातवाहन के जो रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके हाथों जब हार जाते हैं, तब से इनका डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि पतन कभी एक रीजन से नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कल ही आके कोई अटैक करा, मारा, पूरे खत्म हो गए, नहीं। डिक्लाइन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, वन बाय वन। तो उसमें से एक रीजन क्या होता है, सातवाहनों का अटैक। और सातवाहनों के साथ जब शकों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पर बोल रहे एक फेमस वॉर हुआ था, जहाँ गौतमीपुत्र सतकर्णी जो सातवाहन किंग था, उन्होंने इन्हें हरा दिया था। और उस समय ये काफी वीक हो जाते हैं, काफी कमजोर हो जाते हैं, और वो उनके एक डिक्लाइन का रीजन बनता है। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। द सका रूलर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान केम टू एन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एजस सेकेंड 12th BC when the regions came under the कुषाण। अब देखो, भले ही इंडिया के इस वेस्टर्न क्षत्रप वाले पार्ट में शकों ने काफी लंबा रूल किया, और ये यहाँ से कब डिक्लाइन होते हैं, जब सातवाहनों के साथ एक बार वॉर होगा, गुप्तास के साथ ये हारेंगे, लेकिन यहाँ काफी पहले ही जा चुके हैं। शक यहाँ से बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पर बता भी रखा है कब, 12th BC में, मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास ही ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से निपट जाएंगे। कब, जब कुषाणों का अटैक हुआ। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे जो लास्ट हमें शक रूलर दिखाई देते हैं, उसका क्या नाम था, एजस सेकंड इसका नाम था।
और हमें पता लगता है कि लगातार कुषाण के अटैक हो रहे थे और इसकी वजह से 10th AD तक अराउंड ये लोग खत्म हो जाएंगे, शक जो है यहाँ से डिक्लाइन हो जाते हैं और इस वाले पोर्शन पे रहेंगे। तो अलग अलग रीजन पे अलग अलग अटैक्स हो रहे थे अलग अलग इन्वेडर्स के द्वारा और ये डिक्लाइन हो रहे थे। तो सबसे पहले सातवाहनों के अटैक ने इन्हें वीक किया। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, वहां से लगातार 1st सेंचुरी AD के आसपास अटैक होता है किसका, कुषाणों का, उसका इन पर इम्पैक्ट पड़ा और यहाँ से पूरी तरह से डिक्लाइन हो गए। अब यहाँ कुषाण रूल कर रहे हैं और यहाँ पर शक अभी बने हुए हैं। फाइनली मतलब शकों का फाइनली जो भारत से निपटारा होता है बोरिया बिस्तरा लेके, वो कब होता है, तो फाइनल डिक्लाइन होता है जब ये गुप्तास के साथ टकराते हैं। गुप्ता एम्पायर जो हमें दिखाई देता है ना, उसके रूलर के साथ में जब इनकी लड़ाई होती है फाइनली ये तब जाके पूरी तरह से डिक्लाइन होते हैं इंडिया से। तो 1st सेंचुरी BC से इनका रीन चालू हुआ और यहाँ पर जाकर फाइनली ये बनते गए, मतलब यहाँ पे जाके इनका लंबा रीन चलेगा और फाइनल जो इनका भारत से डिक्लाइन होता है वो 5th सेंचुरी AD के आसपास है। लगभग 500-600 साल ये भारत में बने रहे, हालांकि रीजन इनका चेंज हो चुका था। तो लास्ट हमें दिखाई देता है इनके डिक्लाइन का रीजन। इन वेस्टर्न इंडिया देयर रूल कम टू एंड इन द 4th सेंचुरी AD when the last western क्षत्रप शका रूलर रुद्र सिम्हा III। हमें पता लगता है कि ये जो वेस्टर्न क्षत्रप वाला पार्ट है यहाँ तो ये रूल करे ही जा रहे थे, यहाँ पर इनका रूल कब एंड हुआ, तो भले सातवाहनों के साथ में इनकी लड़ाई हुई, हमने देखा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इन्हें पराजित किया, ये वीक हो गए थे, लेकिन फाइनल डिक्लाइन कब होता है इनका, जब शकों के लास्ट हमें रूलर दिखाई देते हैं रुद्र सिम्हा III, वो डिफीट हो जाते हैं, वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त II ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। जब मैं आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताऊंगी, लगभग 320 AD से स्टार्ट होता है गुप्ता डायनेस्टी, 550 AD तक जाता है। तो इस समय जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे होंगे इंडिया के इस पूरे पोर्शन पे, ये देख रहे हैं ये गुप्ता डायनेस्टी का ही रूल होता है, कुषाणों को भी वो बाहर कर देंगे, पूरा गुप्ता डायनेस्टी है। तो गुप्ता डायनेस्टी के एक फेमस रूलर होते हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त II, इनके बारे में हम काफी डिटेल से जानेंगे। उन्होंने पराजित कर दिया था लास्ट शक रूलर वेस्टर्न क्षत्रप के, उसका क्या नाम था, रुद्र सिम्हा III, और इसी के साथ भारत से बोरिया बिस्तरा समेट लेते हैं कौन, शक। तो आपने देखा किस तरीके से आते हैं ये 1st सेंचुरी BC के आसपास, सबसे पहले ये भारत में आए और जब ये आ रहे हैं तो इन्होंने इंडो ग्रीक पर अटैक किया लेकिन जीत नहीं पाए। ये एक छोटे से क्षेत्र गांधार और उसके आसपास के क्षेत्र पर रूल करते हैं। धीरे धीरे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, इंडो ग्रीक को सक्सीड कर दिया, इतने बड़े भारत के क्षेत्र पर कंट्रोल करके रूल करने लग गए। फिर आते हैं 1st सेंचुरी AD के आसपास। अब क्या होता है, यहाँ से लगातार कुषाणों का अटैक चालू होता है। जब कुषाणों का अटैक होगा तो ये यहाँ से डिक्लाइन हो जाएंगे और ये लिमिटेड हो जाएंगे इस वेस्टर्न क्षत्रप वाले रीजन पे, और वेस्टर्न क्षत्रप पे 4th सेंचुरी AD तक रूल करेंगे। वेस्टर्न क्षत्रप से कैसे डिक्लाइन होता है, तो वेस्टर्न क्षत्रप पे इनको सातवाहनों के अटैक का भी सामना करना पड़ता है, उससे धीरे धीरे ये वीक हो रहे थे। और फाइनली जब गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत फेमस रूलर होते हैं चंद्रगुप्त II, उनसे इनका आमना सामना हुआ तो फाइनली पूरी तरह से इनका डिक्लाइन हो गया। वेस्टर्न क्षत्रप से भी शक निपट गया और उस पर भी गुप्तास का कंट्रोल हो गया। और देखोगे गुप्ता के किंगडम में ये वाला रीजन भी आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये वेस्टर्न क्षत्रप को भी गुप्ता ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, हमें आगे जाके बढ़ना पड़ेगा लेकिन हम सबको मिलाकर नहीं पढ़ सकते, आपको क्लैरिटी रखनी है हम कहाँ तक जा रहे हैं। जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों को कनेक्ट कर देना और अब आपकी पूरी कंबाइंड स्टोरी बन जाएगी। ओके, कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे, रुद्रदमन फर्स्ट, उसके बारे में आपको याद रखना है। क्या क्या फैक्चुअल डेटा थे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ तक बताइए, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। क्या बोल रहे हैं मैम, इंग्लिश में वोकैब कैसे लर्न करें। ओके, इंग्लिश में वोकैब, मैं तो GS पढ़ाती हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और इसलिए आप लोग क्या करिए, सेशन लिया करिए। तो मॉर्निंग सेशन हमारा इंग्लिश वोकैब का चलता है, आप लोग वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कैसे करना है क्या करना है। तो अमित सर डिटेल में आपको बताएंगे वहाँ पर। और बताइए भाई, सबको क्लियर है? हाँ जी, हिंदी में ही बता रहे हैं। फलक जी, चंदन जी, सुनील जी, सत्या, शैलजा, मासूम, सेहल अली जी, मनु प्रजापति, सभी बच्चों को भाई वेरी गुड इवनिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और देखो अभी आज के लिए तो हम शक ही करेंगे क्योंकि क्या है ना कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा क्या खिचड़ी बन रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ बहुत आराम से ये सारी चीज़ें आप समझ लें
तो बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, पोस्ट मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फॉरेन इन्वेडर्स। हमने सबसे पहले पढ़ा इंडो ग्रीक्स के बारे में, बहुत डिटेल से आप पढ़ चुके हैं क्या थे इंडो ग्रीक्स, कब आए कब गए। हम मानकर चलते हैं 2nd सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी AD, कहीं कहीं पे 55 BC भी लिखा है, कहीं कहीं पे 10 AD भी लिखा है। मतलब आप मानो कि पूरे रीजन पे नहीं, लेकिन एक छोटे से रीजन पर इनका रूल 1st सेंचुरी AD तक चला। पैरेलली कौन आ गए, तो यहाँ पर हमने देखा नेक्स्ट हमें 1st सेंचुरी BC के आसपास ही आते हुए दिखाई दे इंडोसीथियंस, या फिर इन्हें आप क्या बोल रहे हो, शकाज। ये कहाँ से आए थे, ये इधर से आए थे, ग्रीस से, है ना, यूनानी बोला जाता था। और शकाज कहाँ से आए थे, ये आते हैं हमारे सेंट्रल एशिया रीजन से, ईरान वाले रीजन से। ओके, उसका रीजन क्या था, क्यों मूव करके आए, तो हमने देखा किस तरह से वहाँ के ट्राइबल्स जो थे इंडिया के बॉर्डर से लगते हुए, या सेंट्रल एशिया के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने कजाकिस्तान पे अटैक किया, और फिर ये बैक्ट्रिया पार्थिया किंगडम को हराते हुए किधर मूव कर जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे। फिर इन्होंने काफी लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया, और जब कुषाणों का अटैक हुआ 1st सेंचुरी AD के आसपास, तो ये वेस्टर्न क्षत्रप तक ही सिमट कर रह गए। लेकिन इस वेस्टर्न क्षत्रप पर 4th सेंचुरी AD तक इन्होंने रूल किया। इनके पैरेलली इन्होंने सातवाहनों का भी रूल देखा, और सातवाहनों के बाद जब गुप्ता एम्पायर चालू होगा, गुप्ता डायनेस्टी दिखाई देगी 320 AD में, तो इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के रूल को भी देखा, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग था, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। बाकी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे हम पार्थियंस को डिस्कस करेंगे, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेडर्स जिसका नाम था कुषाण। कुषाणों के बारे में हमें बहुत कुछ जानना होगा। बहुत पावरफुल फॉरेन इन्वेडर्स थे, इंडिया के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न, ये पूरा नदर्न इंडिया, सेंट्रल एशिया के काफी बड़े रीजन पर कुषाणों ने कंट्रोल कर लिया था। पार्थियन की बहुत ज्यादा हिस्ट्री है नहीं, पार्थियन बहुत कम समय तक बहुत छोटे क्षेत्र पर रूल करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ऐसे करके क्रोनोलॉजी आता है तो हम थोड़ा सा पार्थियंस को देखकर फिर हम आगे बढ़ जाएंगे डायरेक्ट कुषाण पर। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। यही था हमारा आज का सेशन, और बाकी ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, क्लास में मैं हमेशा आपको कॉन्सेप्ट कराती हूँ, इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा कॉन्सेप्ट करा के बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन जब आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाएंगे बिल्कुल लास्ट टाइम पे, जब हम मॉक टेस्ट कराएंगे। लेकिन अभी क्या है कि टॉपिक करने के बाद पूरी प्रिपरेशन कब होगी, जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बोलते हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको डेली होमवर्क देती हूँ कि प्लीज प्रोडक्ट पर जाकर आपको डिफेंस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करना है, या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करके एंशिएंट हिस्ट्री के पोस्ट मॉडर्न एरा में जाकर ये जो आपका शक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चंस को कर डालिए। तो कई सारे उसमें आपको नए फैक्ट भी मिलेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उन चीज़ों को समझ पाएंगे। और कोई डाउट होता है तो मैं तो आपके लिए यहाँ पर हुई हूँ, तो आप नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड ओके मैम MCQ क्वेश्चन कब से कब तक होता है। देखो, पहले हम अभी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मेरा MCQ में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं कि बिना जानकारी के MCQ करने का क्या मतलब बनता है ना। लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो हम उधर भी जाते हैं, क्योंकि तब लास्ट मोमेंट पे कॉन्सेप्ट कराने के लिए, आपका फाउंडेशन कोर्स कराने के लिए समय नहीं बचता है। तो अभी हमारे पास समय है, इसलिए मैं आपका फाउंडेशन यानी बेसिक से चीज़ें कवर करा रही हूँ। इनका आप बेनिफिट लीजिए, और साथ के साथ आपको MCQs इस प्रोडक्ट से करना है, ये आपका होमवर्क है। तो थोड़ा सा पंक्चुअलिटी के साथ इसको फॉलो करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कल मुझे बताइए, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट सेशन में बताइएगा कि कितने बच्चों ने इसको फॉलो किया। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा आज हमने क्लास लिया है। तो क्लास की जो पूरी की पूरी PPT है वो आपको इसी ग्रुप में मिलेगी, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे आपको पूरा क्लास का स्केड्यूल और बाकी अपडेट्स भी मिल जाएंगी। मैं आपको वापस बता दूँ हमारी क्लास की टाइमिंग, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन हम रोज शाम को 6 बजे मिलेंगे। 3 दिन रोज नहीं, 3 दिन ही हम शाम को 6 बजे मिलेंगे। इसको PM करते हैं भाई, ये गड़बड़ हो गया। तो पहले हमारी सुबह क्लासेस होती थी, लेकिन अभी हम शाम को 6 बजे मिला करेंगे। वेंसडे हम ज्योग्राफी करेंगे, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन हम हिस्ट्री कवर करेंगे। इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ करा दिया, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हिस्ट्री क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, एंशिएंट है, मिडेवल है, मॉडर्न है, ये तीनों सेक्शन कवर करना है। तो हिस्ट्री के लिए हमने अपने 2 दिन रखे हैं। बस आप ये 3 दिन ही अच्छे से पढ़िए, प्रोडक्ट से क्वेश्चन लगाइए, PPT आपको मिलेगी इस टेलीग्राम ग्रुप पर, इससे रिवीजन करिए और फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये था हमारा आज का सेशन। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही है। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।
Keep imbibing. We believe in you.